नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा। 15 अगस्त यानी आजादी का दिन। भारत का हर बचपन जिस तिरंगे की यादों को लेकर बड़ा होता है, किसी समय यह तिरंगा यूं फहराना आसान नहीं था, लेकिन अंत में जुल्म की, तकलीफ की, अपमान की और बलिदान की एक श्रृंखला का अंत हुआ। और जिस दिन यानी 15 अगस्त 1947 को आजाद मुल्क के तौर पर यह झंडा दिल्ली से लेकर दूर दराज के गांवों तक हवा में लहरा रहा था, तब हम सबको एक नई पहचान मिल रही थी। पहचान एक आजाद देश के नागरिक होने की, पहचान सिर उठाकर अभिमान से कहने की कि हां, हम भारतीय हैं। अगर आजादी से जुड़ी कहानियों को कहने सुनने बैठे तो शायद यह सिलसिला कभी खत्म ना हो। कई कहानियां हम जानते हैं, कई घटनाएं हमको पता हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, कहानियां हैं जो अतीत के पन्नों में कहीं हैं तो, पर सुनी सुनाई नहीं गई। ऐसी ही कुछ कहानियां उस समय भी बुनी जा रही थीं जब भारत आजाद हवा में सांस लेने वाला था, यानी ठीक 15 अगस्त को। जब भी यह दिन आता है तो वो कहानियां याद आती हैं, याद आता है वो जश्न आजादी का दिन। 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. कितनी कड़ियों को जोड़कर, पुरानी बेड़ियां तोड़कर, वो दिवस धरा पर आया था। कितनी गांठों को खोल धरा ने, मुक्त गगन वो पाया था। 3 रंगों से सज धज के झूम रहा जनगण मन। न कोई थी रोक टोक, न था कोई परबंधन। सोने की चिड़िया ने फिर से पंख फैलाया था। कितनी गांठों को खोल धरा ने, मुक्त गगन वो पाया था। जी हां, आजादी के उस दिन, उस जश्न तक पहुंचने के पहले बहुत हलचल थी। पूरा देश एक बड़े उथल पुथल से गुजर चुका था। इस उथल पुथल में अंग्रेजों से संघर्ष था, लोगों के बलिदान भी थे, राजनीतिक लड़ाइयां भी थी, दंगों का दर्द भी था और बंटवारे के घाव भी थे। यह सच है कि आजाद हिंदुस्तान की शक्ल वो नहीं थी जिसके लिए सदियों तक लड़ाई चली। आजादी का दिन तो आया, पर वो भी टुकड़ों, क्योंकि जब भारत आजाद हवा में सांस लेने जा रहा था, ठीक उसी समय पाकिस्तान एक अलग टुकड़े के रूप में नया मुल्क बन रहा था। न जाने क्या क्या बंट गया इन 2 हिस्सों के अलग होने से। सब तय हो गया, कौन, क्या, कैसे, किसको, किस तरह से मिलेगा। देश अलग हो रहे थे तो फौज भी तकसीम कर दी गई। पहली कहानी रावलपिंडी की है, जहां एक रेजिमेंट पाकिस्तान से आखिरी विदाई ले रहा था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। 15 अगस्त 1947। वो तारीख जब सैकड़ों साल की कुर्बानियों को एक वजूद मिल रहा था। जब भारत आजाद हो रहा था। तब भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो आजादी के जश्न के ठीक पहले और ठीक बाद कई कहानियों को समेटे हुए था। इस तारीख तक पहुंचने से पहले भारत बंट चुका था। एक तरफ
भारत आजाद मुल्क की शक्ल लेने वाला था, तो दूसरी ओर एक नए मुल्क पाकिस्तान का उदय हो रहा था। दिल बटे, सरहदें बटी, सियासत बटी और रिश्ते बटे। लेकिन आजादी के इस दिन से ठीक पहले अगस्त महीने में ही जब सब कुछ तय हो गया था, तब दोनों मुल्कों की फौजों का बंटवारा भी हो चुका था। कभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सेना के जवान दोनों मुल्कों में एक दूसरे को विदा कह रहे थे। अगस्त 1947, रावलपिंडी, पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले रेजिमेंटों ने भारत जाने वाले सैनिक साथियों को दावतें दी। रावलपिंडी में घुड़सवार सेना ने अपने बिछड़ने वाले साथियों का बड़ा खाना किया। यहां पर मौजूद कर्नल मोहम्मद इद्रीस से विदा लेने के दौरान भारत जा रहे हर सैनिक ने कुछ न कुछ कहा और भावुक हो गए। इद्रीस का द्वितीय विश्व युद्ध के कई मुश्किल मोर्चों पर नेतृत्व किया। ये सैनिक इद्रीस की बहादुरी को जानते थे, तो कर्नल इद्रीस इन सैनिकों की वफादारी की इज्जत करते थे। कर्नल इद्रीस ने बिछड़ते हुए साथियों से कहा, आप लोग कहीं भी जाएं, हम हमेशा भाई भाई रहेंगे, क्योंकि हमने एक साथ अपना खून बहाया है। लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प घटना घटी। कर्नल इद्रीस को एक ऑर्डर मिला जिसमें लिखा था कि भारत जा रहे सभी सैनिकों के हथियारों को जमा करा लिया जाए। लेकिन कर्नल इद्रीस ने इनकार करते हुए कहा, ये लोग सिपाही हैं, यहां हथियार लेकर आए थे और यहां से हथियार लेकर जाएंगे। सेना के इन जवानों को लेकर ट्रेन रावलपिंडी से निकली। लेकिन घंटे भर के सफर के बाद ही ट्रेन को मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स के लोगों ने घेर लिया। लेकिन कर्नल इद्रीस ने इन सैनिकों को हथियार साथ ले जाने को कहा था और ऊपर से मिले आदेश को ठुकरा दिया था। इन्हीं हथियारों के बूते सैनिकों ने मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स का मुकाबला किया और उनकी जान बच गई, वरना सभी मौत के घाट उतार दिए गए होते। लेकिन अगस्त 1947 की इस भूली बिसरी कहानी का जिक्र कम ही हो पाया। कर्नल इद्रीस ने उन बहादुर सैनिकों की जान बचाई अपने इस एक फैसले से, और शायद जब ये सैनिक भारत सुरक्षित लौटे होंगे तो उनके जहन में अपने उस पाकिस्तानी अफसर की ही तस्वीर होगी। लोगों में जो गम था बंटवारे का, एक दूसरे से बिछड़ने का, वही गम सैनिकों को भी था, चाहे दिल्ली हो या लाहौर। अंदाजा लगाइए कि जिन सैनिकों ने एक दूसरे की जान बचाने की खातिर जंग के मैदान में अपना खून बहाया हो, वो जब हमेशा के लिए अलग हो रहे थे तो उनके दिल में क्या उठ रहा होगा। लेकिन नियति ने तय कर दिया था कि अब वो एक हिंदुस्तान नहीं बल्कि दो मुल्कों के सैनिक होंगे, और ये भी तय कर दिया था कि इस आखिरी जश्न के बाद एक दूसरे का खून बहाने के लिए आमने सामने होंगे। अगस्त 1947 दिल्ली में मौजूद सेना में भी हलचल थी, मायूसी थी तो साथियों को विदा करने की तैयारी भी। दिल्ली में सेना की एक पुरानी घुड़सवार रेजिमेंट ट्राविस हॉर्स की सिख और डोगरा पलटनों के सिपाहियों ने पाकिस्तान जा रहे पलटन के साथियों को शानदार दावत दी। दावत खत्म होने के बाद सबने मिलकर जबरदस्त भांगड़ा किया। ये उनके लिए शायद आखिरी सबसे यादगार शाम थी जिसे उन्होंने एक साथ बिताया था। इंपीरियल जिमखाना, दिल्ली।
किसी जमाने में इस जिमखाना में सिर्फ अंग्रेज अफसरों को ही आने की इजाजत थी, लेकिन 6 अगस्त 1947 के उस शाम को यहाँ सेना के वो जवान और अफसर थे जो शायद आखिरी बार एक दूसरे के साथ मौजूद थे। सभी अपनी अपनी बीवियों के साथ यहाँ पर मौजूद थे। हर जाम के साथ गुजरे जमाने के किस्से याद किए जा रहे थे। एक दूसरे के गले में हाथ डालकर वो झूम रहे थे, इस बात से अनजान कि एक हफ्ते के बाद ही उनकी भूमिका एक दूसरे के लिए बदलने वाली है। जश्न खत्म हुआ तो भारत के राजपूत रेजिमेंट के ब्रिगेडियर करियप्पा ने सबको संबोधित करना शुरू किया। हम फिर मिलेंगे। हम लोग इतने अरसे तक सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहे हैं कि हमारे इतिहास को अलग कर सकना नामुमकिन है। हम भाई भाई रहे हैं, हम हमेशा भाई भाई रहेंगे और उन शानदार बरसों को कभी नहीं भूलेंगे जो हमने साथ साथ बिताए हैं। अपनी बात कहकर करियप्पा ने पाकिस्तान जा रहे अपने साथियों को एक शील्ड भेंट की। पुरानी दिल्ली के एक कारीगर की बनाई इस शील्ड में 2 सिपाही थे, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान, साथ साथ खड़े किसी दुश्मन की ओर एक साथ निशाना साधे हुए। विदाई का जश्न खत्म हुआ। जवान एक दूसरे को सलामी देकर विदाई देने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दूसरे को गले लगा रहे सैनिकों की ऐसी ये आखिरी मुलाकात थी। अब इनकी मुलाकात किसी जश्न या खेल के मैदान में नहीं होने वाली थी, बल्कि 15 अगस्त के ठीक बाद कश्मीर के जंग के मैदान में होने वाली थी, जहां उनकी राइफलें किसी साझे दुश्मन की ओर नहीं बल्कि एक दूसरे की ओर तनी होंगी। दो लिफाफे जो माउंट बेटन के पास थे, उसमें एक जिन छिपा था जो सब कुछ खराब कर सकता था। क्या था उसमें? में जश्न की तैयारी चल रही थी, तब माउंट बेटन के चेहरे पर एक चिंता थी। वो जानते थे कि इतनी मेहनत के बाद जो खुशगवार माहौल बना है वो एक ही पल में खराब होने वाला है। The midnight of August 14, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. The midnight of August 14, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. माउंट बेटन, वो नाम जिसके बिना शायद 15 अगस्त की कहानी पूरी ना हो। भारत में आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंट बेटन को जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो उसी जिम्मेदारी को सफल बनाने की अंतिम सीढ़ी पर खड़े थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके मन में कोई चिंता नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि उनके दिल में कोई बेचैनी नहीं थी। माउंट बेटन चाहते थे कि सब कुछ ठीक तरीके से हो जाए। आखिरी समय में वो किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहते थे। लेकिन इस बीच एक राज था जिसे वो भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के नेताओं से छुपा रहे थे। वो राज 2 लिफाफों में बंद था और वो लिफाफे माउंट बेटन ने एक संदूक में बंद कर ताला जड़ दिया था। अगस्त 1947 दोपहर में भारत के आखिरी गवर्नर जनरल माउंट बेटन पाकिस्तान रवाना हो रहे थे, पाकिस्तान के स्थापना दिवस में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन उनके मन में कुछ छुपा था, कुछ ऐसा जो शायद उस समय वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। ये राज था 2 लिफाफों का। तो क्या था उन लिफाफों में? आखिर वो कौन सी बात थी जिसे माउंट बेटन न भारत के नेताओं को बताना चाहते थे न पाकिस्तान के नेताओं को? दरअसल ये लिफाफे माउंट बेटन को
पाकिस्तान जाने से ठीक पहले मिले थे, जिन्हें माउंटबेटन ने एक संदूक में बंद करवाकर ताला लगवा दिया ताकि कोई भी उन लिफाफों तक नहीं पहुंच सके। उन लिफाफों में कोई गंभीर जानकारी थी जिसे माउंटबेटन जश्न के इस मौके पर किसी को बताना नहीं चाहते थे। जब दोनों मुल्कों में जश्न की तैयारी चल रही थी, तब माउंटबेटन के चेहरे पर एक चिंता थी। वो जानते थे कि इतनी मेहनत के बाद जो खुशगवार माहौल बना है, वो एक ही पल में खराब होने वाला है, और इसे खराब करने वाला जिन उस संदूक में बंद उन लिफाफों में था। किसी भी कीमत पर माउंटबेटन 15 अगस्त तक उन लिफाफों को छुपाकर रखना चाहते थे। माउंटबेटन जानते थे कि भले ही दोनों मुल्क तय तारीख पर वजूद में आ जाएंगे, लेकिन दो बातें जो किसी भी मुल्क की पहचान होती थी, वो अभी तक किसी नेता को मालूम नहीं थी। भारत और पाकिस्तान को मालूम नहीं था कि आजादी के दिन उनके देशों में नागरिकों की संख्या क्या है। दोनों देशों के नेताओं को मालूम नहीं था कि उनकी महत्वपूर्ण सीमाएं कहां हैं। इन्हीं बातों को तब जब सब जश्न में डूबे थे तय किया जा रहा था। इन दो लिफाफों में लंदन से यही फैसला आया था। माउंटबेटन जानते थे कि 15 अगस्त के दिन सीमाई राज्यों के लाखों लोगों के लिए कुछ भी तय नहीं था कि वो किस जश्न में शामिल हों, वो किसकी सीमा में आते हैं। उन्हें आजादी के ये दिन भय और आशंका में बिताने थे। जब आबादी और सीमा से जुड़े हुए आदेश वाले ये लिफाफे माउंटबेटन को मिले, तब माउंटबेटन ने फैसला किया कि हिंदुस्तानियों को अपने स्वतंत्रता दिवस की खुशी तो मना लेने दो, जो मुसीबत आएगी उसे वे बाद में झेल लेंगे। जब यह सीमा से जुड़े फैसलों का लिफाफा माउंटबेटन को मिला, तो उन्होंने आजादी के ठीक 2 दिन पहले यानी 13 अगस्त को लंदन अपना जवाब भेजा। मैंने फैसला किया है कि हमें किसी भी तरह 15 अगस्त तक नेताओं को इस फैसले के ब्यौरे का पता नहीं लगने देना चाहिए। हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा सारा काम बिगड़ जाने और सत्ता हस्तांतरण के दिन भारत और ब्रिटेन के अच्छे संबंध बने रहने की आशाओं पर पानी फिर जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। साफ है कि जश्न के इस दिन किसी को नहीं मालूम था कि उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद शुरू होने वाला था, जिससे एक बड़ा जनसमूह प्रभावित होता और नए नए बने दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने आने वाली हैं। लेकिन माउंटबेटन की इस कोशिश से जश्न आजादी का दिन सबके लिए यादगार बना रहा। साथ ही भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को बेहतर बनाए रखने में माउंटबेटन कामयाब रहे। After the slumber of centuries and a long struggle for self-determination, the midnight of August 14, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. The midnight of August 14, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. अगर किसी बच्चे को जिसकी वो जिद कर रहा हो वो चीज मिल जाए तो वो क्या करता है? जाहिर है खुशी से उछलने लगता है। 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत बच्चा बन चुका था। वो बालक मन जो 200 सालों से एक ही चीज के लिए छटपटा रहा था, आजादी। और जब आजादी का दिन आया तो हर मन हर बेड़ी तोड़ देना चाहता था। इस बात का एहसास ब्रिटिश अधिकारियों को तब हुआ जब वो सुबह दिल्ली में इंडिया गेट के पास पहुंचे और आज के संसद भवन के पास पहुंचे। एक विशाल जन समुद्र वहां मौजूद था जिसका कोई दूसरा सिरा नजर नहीं आ रहा था।
The midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. आधी रात को भारत की आजादी के ऐलान के साथ ही सुबह का इंतजार होने लगा, जिस सुबह का इंतजार 200 सालों से था, जिस सुबह का इंतजार करोड़ों जोड़ी आंखों को था, जिस सुबह का इंतजार पीढ़ियों को था, वो सुबह आ चुकी थी। नए राष्ट्र के उदय के समारोह का गवाह बनने के लिए एक जन सैलाब सभा स्थल की ओर कूच कर चुका था। आज संसद भवन से लेकर इंडिया गेट तक मानो विशाल जन समुद्र ऊंची ऊंची लहरों पर सवार था। पहले विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले 90,000 भारतीय सैनिकों की याद में बने इंडिया गेट के पास शाम 5 बजे खुले मैदान में भारत का झंडा फहराया जाने वाला था। ब्रिटिश अधिकारियों ने ब्रिटेन में किए गए बड़े आयोजनों के आधार पर कई कार्यक्रमों की योजना बनाई थी और करीब 30,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान किया था। लेकिन उस दिन जब अधिकारियों ने वहां का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। जिंदगी में लोगों का ऐसा जन सैलाब उन्होंने कभी नहीं देखा था। अधिकारियों ने समारोह में पहुंचने वाले लोगों के आंकड़ों को 30,000 तक रखकर भारी गलती की। वहां पहुंचे लोगों की संख्या 5 लाख से ज्यादा थी। भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बल्लियां, बैंड वालों के लिए बनाया गया मंच, विशिष्ट अतिथियों के लिए बनाई गई दर्शक दीर्घा और रास्तों के दोनों ओर बांधी गई रस्सियां सब इस जन सैलाब की धारा में तिनके की तरह बह गए। उन दिनों ऐसी भीड़ संगम के गंगा स्नान के समय ही देखने को मिलती थी। पुलिस लाचार खड़ी देख रही थी। कुछ कोशिश भी की गई कि भीड़ को मैनेज किया जाए, पर यह हो न सका। पुलिस की मशक्कत जारी रही। आजादी के जश्न में शामिल होने हर खासो आम निकल पड़ा था। लाखों जोड़ी पांव दिल्ली की ओर कूच कर चुके थे। जय घोष के बीच हर कोई उस उमंग के सागर में डुबकी लगाने को बेताब था। लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला भी उन्हीं में से एक थी। पामेला जिस उन्मुक्त जन सैलाब से रूबरू होने वाली थी, वैसा नजारा उसने जीवन में नहीं देखा होगा। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना पामेला ही नहीं, किसी ने नहीं की थी। गवर्नर जनरल की बेटी पामेला को मंच पर जाने से पहले अपने जूते उतारने पड़े। आखिर क्यों? समारोह स्थल पर माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन के पहुंचने से पहले लेडी माउंटबेटन की 2 महिला सेक्रेटरी पहुंची, लेकिन भीड़ के बीच उनकी हालत खराब हो गई। पहले से तय जितने भी कार्यक्रम थे वो फेल होते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद गवर्नर जनरल की 17 साल की बेटी पामेला माउंटबेटन अपने पिता के कर्मचारी मंडल के साथ पहुंची। बहुत मुश्किल से वो भीड़ को चीरते हुए मंच की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जमीन पर बैठे लोगों की भीड़ से आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। तभी ऊपर मौजूद नेहरू जी ने पामेला को देखा। नेहरू ने पामेला से कहा कि वो बैठे लोगों की भीड़ को फांदती हुई आ जाए, पर पामेला ने कहा कि वो जूते पहने हुए हैं। फिर नेहरू ने कहा कि जूते उतार कर आ जाए। पामेला ने पहले मना किया, लेकिन बाद में कोई चारा न देखकर और नेहरू जी के बार बार कहने पर उसे जूते उतारने पड़े। शायद पामेला की जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो किसी ऐसे समारोह में जहां उसके माँ बाप मुख्य अतिथि हों, जिस देश में उसके पिता प्रमुख हों, वहां उसे नंगे पांव समारोह में जाना पड़ रहा था। लेकिन आगे मौजूद उत्साहित भीड़ ने पामेला को अपने बीच से होकर गुजरने में मदद की। लोग हंस रहे थे और पामेला लड़खड़ाते हुए मंच की ओर बढ़ रही थी। किसी तरह से पामेला
मंच के पास पहुंच पाई, लेकिन वहां भी लोगों की जबरदस्त भीड़ थी। उधर धूल उड़ाती माउंटबेटन की गाड़ी सभा स्थल की ओर चल पड़ी थी। साथ ही लेडी माउंटबेटन भी उनके साथ मौजूद थी। भीड़ माउंटबेटन के नाम के जयकारे लगा रही थी। हर शख्स अपने इस आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल का जी भर के स्वागत करना चाहता था। उत्साही भीड़ के बीच से गुजरते हुए माउंटबेटन के चारों तरफ कुछ ऐसे जमा हो गई ये भीड़ के बीच में ही वो फंस गए। अपनी गाड़ी में से ही माउंटबेटन को खड़े होकर कुछ ऐसा करना पड़ा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। लेकिन वो तस्वीरें इतिहास में अमर हो गई और ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ कह गई। लाखों लोगों के कंठों से निकलते नारों और मानव महासमुद्र के उत्साह के बीच लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन अपने अंगरक्षकों के साथ पहुंचते हैं। बेटी पामेला दूर से अपने माता पिता को धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ते देख रही थी। माउंटबेटन की सवारी के चारों तरफ लोगों का हुजूम था। इस नजारे को देखने के बाद माउंटबेटन समझ गए कि कोई भी तय कार्यक्रम अब संभव नहीं था। हालात ये थे कि माउंटबेटन खुद गाड़ी से नहीं उतर पा रहे थे। फिर मजबूर होकर वो सारी रस्में जो की जानी थी उन्हें कैंसिल करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। कार्यक्रम के दौरान बैंड बजाने वाले कलाकार भीड़ में ही खो गए। पुलिस वाले जहां के तहां अटक गए थे। अपनी गाड़ी से ही आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल ने झंडे को सलामी दी। आखिरकार अपनी गाड़ी से ही माउंटबेटन ने चिल्लाते हुए नेहरू से कहा कि यहीं से झंडा फहरा दिया जाए। मंच पर मौजूद लोगों ने यह बात सुनी और फिर वो ऐतिहासिक पल सामने आया जिसकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने प्राण सदियों से तरस रहे थे। आजाद हिंदुस्तान का तिरंगा ऊपर चढ़ रहा था और महारानी विक्टोरिया के परणाती लॉर्ड माउंटबेटन अपनी बग्घी से सीधे तनकर खड़े खड़े झंडे को सलामी दे रहे थे। जब पूरा देश जश्न में डूबा था और दिल्ली में उत्सव का माहौल था, तब एक बूढ़ा आदमी जो इस विजय का नायक था वो वहां मौजूद नहीं था। दूसरी ओर एक इंसान जो इस बूढ़े आदमी को कुछ महीनों बाद गोलियों से छलनी करने वाला था, वो भी किसी योजना में मशगूल था। कहां थे ये दो? गांधी बंटवारे के बाद मिली आजादी से खुश नहीं थे। Midnight of August 14, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. The midnight of August 14, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. झंडा फहराने के दौरान लाखों लोगों के स्वर में अपने देश की जय जयकार थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी कायनात इसी जश्न में शामिल होने के लिए हर कोने से चल पड़ी हो। लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिससे वहां मौजूद हर इंसान अवाक रह गया। आजादी का रंग आसमान पर भी उभर आया, मानो किसी ने नील गगन में भी तिरंगा लहरा दिया। जब कार्यक्रम स्थल पर तिरंगा फहराया जा रहा था, तब एक अनोखी घटना का जिक्र आता है।
लोग कहते हैं कि मानो प्रकृति भी इस पल का गवाह बनना चाहती थी। लग रहा था कि गुलामी की ये बेड़ियां भारतीयों के असीम त्याग और ईश्वर की कृपा से टूट गई थीं। दरअसल जैसे ही तिरंगा शिखर पर पहुंचा, आकाश में अचानक इंद्रधनुष निकल आया और वो इंद्रधनुष भी तिरंगे के रंग में ही रंगा नजर आ रहा था। लाखों लोगों की भीड़ आवाक सी देख रही थी कि आखिर ये क्या है। जिस देश में लोगों को ग्रह नक्षत्रों और ईश्वर में अटूट विश्वास रहा हो, वहां ऐसे पल में इस घटना को सीधे ईश्वर से जोड़कर देखना और चमत्कार मानना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। भारत का तिरंगा ऊपर जा रहा था और हर कंठ उल्लास में डूबा था। उस भीड़ में मौजूद लोगों के स्वर में 1857 के अत्याचारों और जालियांवाला बाग हत्याकांड के दर्द से उबरने की राहत थी। उन चेहरों पर मार्शल लॉ के अपमान और लाठी डंडों की अनंत पीड़ा की समाप्ति पर सम्मान का भाव था। शहीद हुए न जाने कितने जवान बेटों के सपनों को साकार होते देखने की खुशी थी। भारत उस समय उस पल के आनंद में डूबा हुआ था। बस यही वो पल है, इसके पहले और इसके बाद कुछ नहीं। दो लोग, दो इंसान जिनका आगे जाकर आमना सामना होना था और उनकी वो मुलाकात इतिहास का एक काला अध्याय बनने वाली थी। दोनों का आजादी के इस दिन का बेसब्री से दोनों को इंतजार था, लेकिन तब जबकि पूरा मुल्क आजादी के जश्न में दिल्ली में मौजूद था, वो दोनों इस आजादी से नाराज थे। उस दिन वो दोनों शख्स कहां थे और क्या कर रहे थे? दिल्ली में आजादी का जश्न मन रहा था, लेकिन दो लोग इस जश्न से दूर कुछ और कर रहे थे। शायद इन दोनों का आमना सामना होने की कहानी भी इसी दिन से लिखी जाने लगी थी। एक थे महात्मा गांधी तो एक था नाथूराम गोडसे। 15 अगस्त 1947, बेलिया घाट, पश्चिम बंगाल। आजादी के इस जश्न से वो इंसान दूर था जिसके नेतृत्व में पूरे देश ने दशकों इसके लिए संघर्ष किया था। महात्मा गांधी दिल्ली में हो रहे जश्न में शरीक नहीं हुए। वो दंगे से दहल चुके पश्चिम बंगाल में एक कैंप में थे। उस दिन उपवास रखा था। गांधी बंटवारे के बाद मिली आजादी से खुश नहीं थे। कुछ दिन पहले तक कलकत्ता की सड़कों पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। सड़कें लाशों से पटी थीं। लेकिन गांधी की मौजूदगी में शांति कायम हुई। यहां हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर सुबह रैली निकाली, जिससे गांधी को यह भरोसा होने लगा कि अब यहां दंगे नहीं भड़केंगे। करीब 30,000 लोग शंख बजाते हुए बेलिया घाट पर जमा हुए। सबके स्वर में जय हिंद का नारा था, लेकिन गांधी इस आजादी से उदास थे। उस दिन नेताओं को बस यही कह रहे थे कि सत्ता से बचो, सत्ता भ्रष्टाचार फैलाती है, उसकी तड़क भड़क के भ्रम में मत आओ। याद रखो कि यह पद तुम्हें भारत के गांवों के गरीबों की सेवा करने के लिए मिला है। पूना, 15 अगस्त 1947। बंबई से 119 किलोमीटर दूर पूना के खुले मैदान में करीब 500 लोग जमा थे। यहां भगवा झंडा फहराया जा रहा था और इस भीड़ में एक शख्स था जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। गोडसे समेत ये तमाम लोग भारत विभाजन से बेहद नाराज थे। इनके मन में वही पीड़ा थी जो इसी समय कलकत्ता में मौजूद महात्मा गांधी के मन में थी। विभाजन की पीड़ा इनको भी थी और महात्मा गांधी को भी, लेकिन शायद गोडसे और गांधी में ये पहली और आखिरी समानता थी। गोडसे इस विभाजन के लिए गांधी को ही जिम्मेदार मानता था। आजादी के उस दिन 37 साल का गोडसे एक कट्टर हिंदूवादी युवा था, लेकिन आज से उसकी ये पहचान बदलने वाली थी,
क्योंकि वो एक ऐसे षड्यंत्र की तैयारी करने वाला था जिसकी समाप्ति दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी की हत्या के साथ होनी थी। आजादी की शाम दिल्ली में मेले जैसा माहौल था। कहीं खेल तमाशा चल रहा था तो कहीं गीत संगीत। लेकिन इस आजादी से एक अंग्रेज भी उतना ही खुश था जितने की भारत। आसमान गूंज रहा था, रह रहकर ये नारा एक स्वर में सुनाई दे रहा था। The midnight of August 14, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. The midnight of August 14, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. आजादी का ऐसा जश्न होना ही था। आखिर इतने लंबे संघर्ष के बाद यह आजादी मिली थी। इतने त्याग और बलिदान के बाद यह दिन मिला था जब हर हिंदुस्तानी गर्व से अपना सिर उठाकर तिरंगा लहरा रहा था और भारत माता की जयकार कर रहा था। आजादी की एक कीमत होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हम आप अंदाजा आजाद भारत में सांस ले रहे हैं और हमारी हर आजाद सांस की कीमत उन लोगों ने चुकाई जो इतिहास के पन्नों में कैद हैं। इन लोगों का सम्मान तब है जब हम उस संघर्ष और बलिदान की कीमत समझें और उस भारत का निर्माण करें जो उनके सपनों में था। आज भी कई बेड़ियां ऐसी हैं जिसमें देश जकड़ा हुआ है। आज भी कई बंधन ऐसे हैं जिनसे हम सबको मुक्त होना है। आज भी कई जश्न ऐसे हैं जिसे आजादी का सपना देखने वाले मनाने को तरसते रहे। शायद इस आजादी का असली सम्मान तभी है जब हम और आप उस आजादी को हासिल करने का प्रण करें जो अभी बाकी है। वो आजादी तन की, मन की, वो आजादी जो जन की, गण की, वो आजादी जो इस धरा पर पैदा हुए हर इंसान को गर्व का भान करा। नमस्कार, जय हिंद। 14, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination.